Assalamu alaikum, my dear students. I Khurshid Ahmed Para welcome you once again to the next lecture on the same topic, that is the Russian Revolution. Before moving on, let us have a brief recapitulation of the previous lecture. And in the previous lecture, we have learned about February Revolution. February Revolution यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने फरवरी रेवोल्यूशन पे बात की। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ वो हमें आज पढ़ना है। फरवरी रेवोल्यूशन में हमने वी सी टू डेवलपमेंट्स इन रशिया। दो डेवलपमेंट्स हमने देखे। वन, जो ज़ार्स रजीम है, ज़ार्स रजीम या हम कहेंगे मोनार्की, वो खत्म हो जाती है रशिया में। एक डेवलपमेंट यानी कि रशिया में अब जो ज़ार की जो हुकूमत है वो खत्म हो गई, मोनार्की एंडेड इन रशिया। इसी के साथ रोमानो डायनास्टी का खात्मा होता है, यानी जो ज़ार है ही बिलोंग टू रोमानो डायनास्टी। तो उसके बाद ये कब हुआ? ऑन 2 मार्च 1917। क्यों मजबूर हो गया ज़ार एब्डिकेट करने पे? क्योंकि ऑलरेडी जो हालात बन गए थे रशिया में, दे वर वेरी हार्श, बहुत खराब हालात हो चुके थे, लिहाजा इसको अपना पद छोड़ देना पड़ा। जब मिलिट्री जो डेलीगेशन जाती है इसके पास कि अब जो हालात हैं पूरे रशिया में अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, अब ये कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं उन्होंने भी अब साथ छोड़ दिया था। लिहाजा ऑन 2 मार्च he abdicated his throne। ये हो गया एक डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट हमने जो देखा आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी जब ज़ार ने छोड़ दिया, इस्तीफा दिया, तो जो सिचुएशन रशिया में बन गई वो है इनार्की। इनार्की जैसी सूरत हाल बन गई। इनार्की से क्या मतलब है? इनार्की मीन्स एब्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है, तो जब ज़ार की हुकूमत खत्म हो गई, अब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, तो इस स्टेट को हम इनार्की कहते हैं, एब्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए, स्टेट अफेयर्स चलाने के लिए क्या होता है कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन लोग होते हैं? कौन लोग हैं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट इसके बाद, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं? उसमें जो ये सोल्जर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, डुमा लीडर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो ज़ार है उसने दुमा को सस्पेंड किया था, थर्ड दुमा को उसने सस्पेंड किया, और उसके जो लीडर्स, दुमा के लीडर्स हैं, वो उसके खिलाफ हो गए, अपोज हो गए, और वो भी इन स्ट्राइकिंग प्रोटेस्टर्स में शामिल हो गए। लिहाजा ये भी अब प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। तो इसके साथ साथ जो सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट अदर देन बोल्शेविक्स, यानी बोल्शेविक्स इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उनका लीडर ऑलरेडी जलाए वतन कर दिया गया था। ही वाज एक्साइल्ड, व्लादिमीर लेनिन। तो बोल्शेविक्स वर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट में फैसला हुआ, जो डिसाइड किया गया कि हालात ठीक होने के बाद हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स लाएंगे।
तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो सोल्जर्स, दुमा लीडर्स, सोशलिस्ट्स यानी मॉन्शविक्स, पहले ही हमने पढ़ा है कि जो सोशल डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सोशलिस्ट की जो पार्टी है उसमें डिवीजन हो गया बोल्शेविक्स एंड मंशविक्स। तो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो हिस्सा बन रहे हैं वो है सोशलिस्ट, दो सोशलिस्ट फॉर मंशविक्स नॉट बोल्शेविक्स। तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि अब हम फ्यूचर ऑफ रशिया डिसाइड करेंगे, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय पीपल थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ रशिया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से क्या मुराद है? Universal adult suffrage means every citizen after attaining a certain age has a right to vote. एज बार इसमें जरूरी होता है, जैसा हमारे इंडिया में 18 इयर्स है, तो ये सबको मिलता है ये राइट टू वोट, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे लोग एक असेंबली चुनेंगे, जो असेंबली फिर फ्यूचर ऑफ रशिया डिसाइड करेगी। हो गया एक। दूसरा, जो लैंड है, लैंड विल बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। नंबर 3, पीजेंट्स को जो लैंड है वो पीजेंट्स को लैंड ओनरशिप दी जाएगी। नंबर 3, जो वार है, वार विथ जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इट विल बी एंडेड, ये खत्म किया जाएगा। ये मुद्दा किसने मतलब रखे? अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ये डिसाइड हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट में। उसके बाद हम देखते हैं एंट्री ऑफ लेनिन, एंट्री ऑफ लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ये चीजें देख के लेनिन एग्जाइल से वापस आता है इन अप्रैल 1917। अब देखो, अप्रैल में जब लेनिन आता है वो ऑब्जर्व करता है पहले ही कि अब वक्त आ चुका है जो वर्कर्स हैं वो अपने हाथों में अब गवर्नमेंट खुद बनाए। तो व्हेन ही अराइव्ड, उसने तीन बातें सामने, थ्री डिमांड्स सामने रखे हुए हैं। एक, यानी उसने भी यही बात की, वॉर विथ जर्मनी जो है ये खत्म किया जाए। नंबर 2, पीजेंट्स को लैंड दी जाए। लैंड ओनरशिप। नंबर 3, ऑल बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, यानी सारे बैंक जो है इनको नेशनलाइज किया जाए। तो दीज आर द लेनिन्स अप्रैल थीसिस। अब ये जो डिमांड्स हैं लेनिन की, दीज आर अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन। इसने सबको हैरान कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हालात उस कदर बेहतर नहीं हुए थे कि ये चीजें हो जाए। तो जो सोशलिस्ट हैं, इवन की अपने पार्टी के, बोल्शेविक पार्टी के सोशलिस्ट हैं, उनको भी मतलब वो भी हैरान हो गए लेनिन के इन डिमांड से। लेकिन लेनिन को पता था जो कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इनमें जो लोग बैठे हैं दे आर नॉट मतलब वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं वो उस पर मतलब यकीन नहीं रखते हैं। लिहाजा उसने पहले ये 3 डिमांड्स रखे,
फिर जब लोग देखते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो काम करना, ये फिर वादे करना, ये चीज़ें हो जाएंगे, बहुत वक्त होता है ये चीज़ें डिमांड्स फुलफिल नहीं होते हैं। जब ये डिमांड्स फुलफिल नहीं होते हैं तो लोगों में इनके खिलाफ अब गुस्सा, मतलब उनके खिलाफ अब लोग हो जाते हैं कि ये चीज़ आपने, इन चीज़ों का आपने वादा किया था, रिफॉर्म्स लाएंगे, जंग को खत्म किया जाएगा, पीजेंट्स को लैंड दी जाएगी, कहाँ है? सब कुछ तो नहीं दिख रहा है। जब ये चीजें हुई तो लोग अब इन प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। अब यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट में बैठे लोग ये सूरत हाल देख रहे हैं कि जो बोल्शेविक्स हैं इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक्स इंक्रीज। जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जब इनकी सपोर्ट बेस बढ़ रही है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में बैठे जो लोग होते हैं वो कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाते, क्योंकि उनको लगा कि अब हमारा जो पावर है, उनका जो पावर है, पावर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट रिड्यूस्ड। इनको लगा कि हमारे जो पावर है उसमें कमी आ गई है, लोग अब इन्हीं को ज्यादा, मतलब इनके इन्फ्लुएंस में, इनकी बातों में आ रहे हैं, तो बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जब ये चीजें प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखे तो उन्होंने क्या किया, दे टुक सम स्ट्रिक्ट मेजर्स। मसलन क्या किया उन्होंने, उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाए। अभी हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर बोल्शेविक्स और प्रोविजनल गवर्नमेंट का। हम बढ़ रहे हैं रेवोल्यूशन ऑफ 1917, इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, या बोल्शेविक बोल्शेविक रेवोल्यूशन, या रेड कूप, रेड स्कूप। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में तसदुम आराया होती है, मतलब इनमें कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, किस चीज को लेके, उनका जो सपोर्ट है, इन्फ्लुएंस है बोल्शेविक्स का, वो बढ़ रहा है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट की का जो पावर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो उस उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाए। क्या स्ट्रिक्ट मेजर्स? उन्होंने बोल्शेविक क्या जो है, बोल्शेविक पार्टी पे क्रैक डाउन करना शुरू किया, इनके लीडर्स अरेस्ट किए जाते हैं, और फिर कुछ लीडर्स तो मतलब छुप गए कहीं पे। लिहाजा ये स्ट्रिक्ट मेजर्स, इससे और इनमें मतलब इनकी जो फेथ है वो कम हो गई। स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना है। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो लैंड ट्रांसफर करते हैं, लैंड इज ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। कब? बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, अंडर द influence of socialist revolutionaries, जो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा थे। फिर हम देखते हैं
बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के माबैन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। फिर एक्चुअल रेवोल्यूशन होता है। एक्चुअल रेवोल्यूशन जो आता है रशिया में 1917 में आता है, जब जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, लेनिन को ऑब्जर्व, लेनिन को लगा कि अब प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है ये ऐसा है कि शायद ये अब डिक्टेटरशिप ना इस्टेब्लिश करे रशिया में। पहले ही मोनार्की यहाँ थी, यानी एक मुसीबत से छुटकारा तो मिल गया। अब ही feared that this provisional government may establish dictatorship। तो अगर ये चीज हो गया तो रशिया में जो चेंज हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। तो वो क्या करता है, ही चेंज हिज स्ट्रेटजी। लेनिन अब अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करता है। स्ट्रेटजी, वो अपने जो भी सपोर्टर्स होते हैं बोल्शेविक्स के आर्मी में और फिर वर्कर्स फैक्ट्रीज में उनके सपोर्टर्स, मैसिव सपोर्ट था बोल्शेविक पार्टी को। तो लेनिन ने उनको बुलाया, उनसे एड्रेस किया और एक डिस्कशन हो गई कि अब हमें और इंतजार नहीं करना है, बल्कि वी मस्ट बी यूनाइटेड फॉर ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर से क्या मुराद है? अब लेनिन अपने सपोर्टर से कहता है कि और इंतजार नहीं करना है, बल्कि जो सोशलिस्ट जो मतलब पावर है ये अब अपने हाथों में लेना है। कैसे लेंगे? इंतजार नहीं करना है, बल्कि डायरेक्टली बाय अप्लाइंग आवर फोर्स, बाय अप्लाइंग आवर फोर्स। यानी सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर मीन्स कि अपने फोर्स से, ताकत से प्रोविजनल गवर्नमेंट से ये जो हुकूमत है ये छीननी है। तो ऐसा ही हुआ, एक कमेटी बनाई जाती है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी इज फॉर्मड, जिसका हेड लियोन ट्रोट्स्की बनाया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाने के बाद इसका हेड लियोन ट्रोट्स्की रखा गया। तो इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये जो सोशलिस्ट सीजन ऑफ पावर है ये ऑर्गेनाइज लियोन ट्रोट्स्की करेगा, और विद द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री, विद द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री। अब ये जो मिलिट्री है जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स हैं, अब इनको एक और नाम दिया गया, दैट इज द रेड आर्मी, द रेड आर्मी, या शॉर्ट में इन्हें फिर रेड्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी डिस्कशन ही चल रहे थे, अभी डेट का ऐलान नहीं हो गया। डेट ये कब करना है, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर जबरदस्ती प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर छीनना है, ये कब करना है, इसका अभी डेट सीक्रेट ही रखा गया। उधर प्रोविजनल गवर्नमेंट में बैठा प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर केरेन्स्की, अलेक्जेंडर केरेन्स्की ये प्राइम मिनिस्टर होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट का, प्रोविजनल गवर्नमेंट का। तो इसे
खदशा होता है, इससे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो ये जल्दी शहर से निकल के अपने जो सपोर्टर्स होते हैं मिलिट्री में, उनके भी सपोर्टर्स थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के भी, और प्रो वायरस्ट जो फोर्सेस वो भी थे। तो ये सिटी से निकल के उनसे एड्रेस करता है कि आपको इस तरह होने वाला है, आपको ये चीज होने से बचाना है। तो फौरन ही जो फौज है, द प्रोविजनल गवर्नमेंट फोर्सेस यानी ट्रूप्स, वो आते हैं, वो दे सीज टू बिल्डिंग्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के जो दो बिल्डिंग्स होते हैं उन पे कब्जा कर लेते हैं, उनको अपने तहवील में, कंट्रोल में लेते हैं। ये बिल्डिंग्स क्या होते हैं? न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स। अब आप सोचते होंगे कि ये कहां हो रहा है? ये कैपिटल में हो रहा है, इन पेट्रोग्रेड। तो जब इन्होंने न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को अपने कंट्रोल में लिया, फिर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट फोर्सेस कहाँ गए? इन्हें कहा गया कि अब जो टेलीफोन और टेलीग्राफ सेंटर्स हैं उनको भी अपने ही तहवील में लेना, क्योंकि ये आज का जमाना नहीं है घर में 10-10 फोन है। उन दिनों टेलीग्राफ और टेलीफोन सेंटर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे, तो वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल में किए। उधर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर देता है कि अब आप खामोश मत बैठो, आपको क्या करना है? द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ द बोल्शेविक पार्टी और सिंपली द रेड्स, they were ordered that you have to seize the buildings, administrative buildings, winter palace। यानी इनसे कहा जाता है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जिसका हेड लियोन ट्रॉट्स्की, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर करता है कि आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अपने कंट्रोल में ले लो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को अपने कंट्रोल में ले लो, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट करो। तो इन्होंने ये सब कुछ किया, और ओवरनाइट हम देखते हैं, ओवरनाइट पूरा जो पेट्रोग्रेड होता है, पेट्रोग्रेड comes under the control of Bolsheviks। खूबी इस रेवोल्यूशन की यह है कि इस रेवोल्यूशन में कोई मतलब कत्ल गारत नहीं हुई, बिल्कुल आसान तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट से मतलब पावर छीन रही है बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम अब चेंज कर दिया गया टू शो इट्स मोर रेडिकल एम्स। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। अब रशिया में सरकार बनती है बोल्शेविक पार्टी की। अब बोल्शेविक पार्टी हुकूमत में आने के बाद क्या करते हैं? व्हाट चेंज्ड आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं अबाउट द डेट ऑफ दिस रशियन रेवोल्यूशन, देखो रशिया में दो कैलेंडर्स अपनाए गए हैं। नंबर 1, फर्स्ट फरवरी 1918 से पहले जो रशिया में कैलेंडर चल रहा था, दैट इज द जूलियन कैलेंडर।
1 फरवरी 1918 के बाद जो कैलेंडर अडॉप्ट किया गया दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब आप सोचते होंगे ये ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या कैलेंडर है? जो आज का कैलेंडर चल रहा है विच इज फॉलोड एवरीवेयर टुडे इज द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर में क्या फर्क है? ग्रिगोरियन कैलेंडर इज 13 days ahead of the जूलियन कैलेंडर। ठीक, तो 13 days ahead है जूलियन कैलेंडर से। जब हम इस कैलेंडर की ओर से देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन को, तो जो रेवोल्यूशन फरवरी में आया वो इस कैलेंडर के हिसाब से मार्च में होता है, मार्च 12। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मतलब हवाले से अगर हम देखेंगे इस फरवरी रेवोल्यूशन को, और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो नवंबर में होता है, नवंबर 7, बिकॉज ग्रेगोरियन कैलेंडर इज 13 days ahead of the जूलियन कैलेंडर। लेकिन चूंकि ये वाक़ात ये रेवोल्यूशन आया है तब जब रशिया में जूलियन कैलेंडर ही चल रहा था, लिहाजा वी कॉल इट फरवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।